नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम एस एम अब्बास है। टारगेट टू कॉन्सेप्ट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैं गवर्नर जनरल से संबंधित 2 वीडियो आप दे चुका हूं। तीसरी वीडियो आज देने जा रहा हूं। बहुत ही क्रूशियल वीडियो है दोनों। उस दोनों को आप वीडियो जब देख लेंगे तो तीसरी वीडियो जब आप देखेंगे तो एक कंटिन्यूटी रहेगी, जिससे आप समझ पाएंगे कि आगे की कहानी क्या है। तो और हमारी पूरी वीडियो आप जब देखेंगे, कोई वीडियो जब पूरी आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हमें कुछ मिला है। यहाँ बेवकूफ नहीं बनाया गया, यहाँ पे कुछ चीजें मिली हैं। हर एग्जाम में, वो आईएएस से लेकर के वनडे, कहीं पर आप जाएंगे गवर्नर जनरल से आपसे संबंधित सवाल मिलेगा ही। कौन गवर्नर जनरल, ऐसे थोड़ा सा डेट कम पूछता है, लेकिन उनके कार्य, जो मुख्य कार्य हैं, उनके समय में जो विद्रोह है वो जरूर पूछता है। तो हमारी पूरी वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर जो नए लोग हैं वो देख रहे हैं तो उनको सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में बांटें कि आप दावे के साथ उनसे कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम की वीडियो ये टारगेट टू कॉन्सेप्ट पर अब्बास सर के द्वारा मिल रही है। ठीक है ना। अब हम सीधा आ जाते हैं टॉपिक पे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। आज इनके विषय में पूरा ऑपरेशन है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, आप खाली बेंटिंग भी याद कर रहेंगे कोई दिक्कत नहीं। इनका पूरा नाम लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। इनका कार्यकाल 1800 दिखाई पड़ा है, 1828 से 1835 तक है। आप हमारा, अगर आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन या कुछ लगे तो आप जूम करके देख सकते हैं और हमारी आवाज तो साफ जा ही रही होगी। तो इनका कार्यकाल कब है? 1828 से 35। अब इनके जो मुख्य कार्य हैं वो क्या क्या है आप जान रहे हैं कि बहुत ही क्रूर प्रथा एक थी, सती प्रथा। सती प्रथा का अंत कर दिया गया। इसमें यह था कि अगर कोई भी पुरुष मर जाता, ज्यादातर ये उस समय में जानते हैं अपने यहाँ बड़ और जाति प्रथा है, तो उसमें जो अपर क्लास के लोग थे उन्हीं में विद्यमान थी प्रथा। जब कोई पुरुष मर जाता था तो उसको उसी की चिता पे उस महिला को जिंदा जलाने के लिए मजबूर किया जाता था। सही तो ये, कोई कौन जिंदा मरना चाहता है, तो उसको जिंदा जलाने के लिए मजबूर किया जाता था। उसी चिता को जल के जिंदा मर जाती थी। तो इस क्रूर प्रथा को 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से एक कानून बना। उसके माध्यम से 1829 के नियम 17 के माध्यम से प्रतिबंधित कर दिया गया। शुरू में ये जो है बंगाल में, सर्वप्रथम ये शुरू बंगाल में ये लागू किया गया कि यहाँ कोई भी महिला चिता के ऊपर जलकर मरेगी नहीं। यानी कोई भी अगर जलाएगा उन्हें, कोई फोर्स करेगा तो उनको दंड दिया जाएगा। तो 1800, उसके बाद 1830 में ये बंगाल प्रेसिडेंसी से निकल करके मद्रास प्रेसिडेंसी और जगहों पर भी लागू हो गया। सर्वप्रथम अगर पूछे कहाँ लागू हुआ था तो आपको बताना पड़ेगा कि बंगाल में। ठीक है ना। तो 1829 से पूछता रहता है, डेट भी पूछता है। सती प्रथा कब समाप्त हुई? 1829 में। सती प्रथा में अगर लॉर्ड विलियम बेंटिंक नहीं तो राजा राम मोहन राय हैं। तो इन सब के प्रयासों से 1829 में नियम 17 के माध्यम से, नियम 17 तक पूछा एग्जाम में, सती प्रथा का अंत कर दिया गया। सती के बाद ठगी प्रथा, ये तो बड़ी आपको समझ में, ठगी प्रथा की समाप्ति, कर्नल सलीमैन को नियुक्त किया गया था ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए। कर्नल सलीमैन को, तो दोनों सवाल पूछा जा चुका है, कर्नल सलीमैन और ठगी प्रथा। ठगी प्रथा किसने समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में समाप्त हुई थी। कर्नल सलीमैन इसकी समाप्ति के लिए नियुक्त किए गए थे। सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत कर दिया गया। सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत कर दिया गया। आप अपने यहाँ सुनते होंगे संविधान में आर्टिकल 15 और 16। 15 में है धर्म, मूल, जाति, वंश के लिहाज से आधार पर कोई विभेद नहीं है, और 16 में है लोक नियोजन के विषय में समानता है, उसमें विभेद नहीं किया जा सकता। तो यहीं पर अगर आप समझ लीजिए कि आपको 2 अनुच्छेद याद हो गया होगा। तो अब यहाँ पर किसी, यानी भारतीय है और काला है, गोरा है, धर्म है, किसी से नहीं, अब सबको समान तरीके से वहां पर अवसर समान तरीके से मिलेगा। अब यहाँ भेदभाव नहीं होगा। सरकारी सेवाओं में सबको समान अवसर मिलेगा। आप एग्जाम दीजिए, भर्ती होजिए, आपकी क्वालिटी पर निर्भर करेगा। ठीक है ना। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अंग्रेज थे तो अंग्रेजी को लेकर के ज्यादा इनका इन्फोर्समेंट होता था कि आप लोग अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कीजिए, और अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो अंग्रेज ऐसे सब तो ग्रहण कर नहीं पाएगा, कुछ अपर क्लास के लोग ग्रहण करेंगे, फिर उनसे टपकन थ्योरी के माध्यम से नीचे तक जाएगा। अब कब तक नीचे तक जाएगा? अभी तक तो नहीं गया, अभी तक लोग बेचारे कम पढ़े लिखे हैं। तो इतना समझिए कि इस सब रणनीति का हिस्सा था शासन करने के लिए। तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई।
कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। मैसूर रियासत 1831, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा है। कुर्ग एवं कछार रियासत 1834 में, इस पे इन्होंने अव्यवस्था का आरोप लगाया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, ये सवाल पूछा है। और मैसूर को 1831 में, डेट भी याद होनी, इसलिए मैंने डेट भी लिखा, डेट भी याद होनी चाहिए और किसके समय में ये भी याद होना चाहिए। मैसूर रियासत, कुर्ग एवं कछार रियासत 18, कुर्ग और कछार रियासत 1834 में है। अव्यवस्था का आरोप लगा करके ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। तो ये सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। इसमें जितनी लाइन लिखी गई है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सब कंक्रीट है। आप हमारी वीडियो को 2 बार, अगर एक बार में दिक्कत हो 2 बार आप सुन लीजिएगा, यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम मेरा दावा है। और ब्रिटिश राज में मिला लिया गया, आरोप लगाया था अव्यवस्था का। इसमें सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की, कमिश्नर साहब की नियुक्ति की इसमें सर्वप्रथम। तो अगर पूछे संभागीय आयुक्तों की नियुक्त करने वाला सर्वप्रथम कौन गवर्नर था, तो आप विलियम बेंटिंग को बताएंगे, ठीक है ना। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना या नींव कब रखी गई, स्थापना कब हुई, तो विलियम बेंटिंग को बताएंगे। सती प्रथा, सती ठगी, ये दोनों बेंटिंग साहब, ठीक है ना। बिल्लौर में प्रथम धार्मिक अधिवेशन हुआ, यहाँ पर माथे पे चिन्ह लगाने के लेकर के डिस्प्यूट हो गया था, तो वहां पर प्रथम धार्मिक आंदोलन, धार्मिक ध्यान में रहे आंदोलन बिल्लौर में शुरू हुआ। किसके समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। दिखाई पड़ा है ना। आप पॉज करके वीडियो को नोट्स भी बना सकते हैं, हमारे पीछे जो वीडियो है 2, उसको भी लेकर के, और भी हमने हमारी 20 वीडियो जो है यूट्यूब पर है, आप लोग वहां से जितनी भी चीजें हैं बहुत ही समराइज करके दी गई हैं। आगे चार्ल्स मेटकाफ हाउस जो है दिल्ली में है, इसको मैं देखा हूं, आप लोग भी देख सकते हैं। तो चार्ल्स मेटकाफ, ये इन्होंने समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया था, इसलिए इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, यानी इसको मुक्ति प्रदान करती है कि आप छापिए जितना मन के है, ठीक है ना। तो बस यही पूछा जाता है, चार्ल्स समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को। 1835 से 36 साल भरे थे, ठीक है ना, ज्यादा समय तक के नहीं थे। लॉर्ड ऑकलैंड है, लॉर्ड ऑकलैंड, इनका कार्यकाल था 1836 से 42, लगभग 6 साल थे। इनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ध्यान है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। और इन्हीं के समय में शेरशाह सूरी मार्ग था, उसका नाम बदल करके जीटी रोड रख दिया गया, यानी इन्हीं के समय शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल करके जो लाहौर तक जाता था जीटी रोड रख दिया गया। अभी भी जीटी रोड। अब अशोक, इसका इतिहास अशोक के ने बनवाया था, इतना इतिहास मिलता है, फिर शेरशाह सूरी नाम पड़ा, फिर जीटी रोड नाम पड़ेगा, अंग्रेजों ने रख दिया। अब लॉर्ड एलनबरो, इनका कार्यकाल 1842 से 44 है। सिंध का विलय, इन्होंने सिंध का विलय किया, ये पूछता रहता है। और दास प्रथा, उधर सती प्रथा, इधर दास प्रथा का अंत, इनके समय में दास प्रथा। एलनबरो, आपको एलनबरो याद है ना, दास प्रथा का अंत हो गया 1843 में, यानी 43 में, एक्ट अधिनियम 5 के द्वारा। 1843 भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको ध्यान रहे। और सिंध का विलय भी पूछा जा चुका है, दास प्रथा का। तो इधर सती ठगी तो बेंटिंग साहब हैं, दास प्रथा एलनबरो, ठीक है ना। अब लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 के बीच इनका कार्यकाल है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इनके समय हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, और इसकी समाप्ति लाहौर संधि के माध्यम, लाहौर पैक्ट के माध्यम से होती है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय पर, लॉर्ड हार्डिंग के समय। नरबली प्रथा का अंत, आदमियों को बच्चों को काट दिया जाता था, खोंड जनजाति थी उनमें प्रथा विद्यमान थी, तो इसको जो है बड़ी उसको बहुत ज्यादा इसके लेकर एफर्ट करना पड़ा इसकी समाप्ति के लिए, क्योंकि कोई चीज जब रिलीजियस में टच कर जाती है, जैसे सती प्रथा को लेकर बड़ा विरोध हुआ था, राजा राम मोहन राय को उनके घर से निकाल दिया गया था कि ये हिंदू धर्म के में हस्तक्षेप कर रहे हो, उनके घर वालों जो है हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब समाज अवेयर हुआ और जाना कि ये चीजें गलत है, तो धीरे धीरे बुराइयां समाज से निकलती गई। तो नरबली प्रथा है, खोंड जनजाति में, पूछेगा किस जनजाति में, तो खोंड जनजाति में प्रथा विद्यमान थी। अब हम आ जाते हैं सीधा डलहौजी, इनका बहुत बड़ा कार्य है, कुछ सुधारवादी है, और हित तो जान लीजिए कि लगभग हित जो है सबके अपने थे, लेकिन कुछ तो काम करना है जब आपको इतने बड़े देश पर शासन करना है।
तो इनका जो कार्यकाल 1848 से 56 के बीच में है, 1848 से 56 के बीच में है। इन्होंने पंजाब पर अधिकार कर लिया, यानी पंजाब का विलय कर लिया 1852 में। ये डेट हमने कहीं डेट इसलिए डाला है कि इंपॉर्टेंट डेट है, वो इसी के बीच में तो काम होगा, लेकिन स्पेसिफिक डेट है जो है वो भी हम कहीं के लिख दे रहे हैं। तो पंजाब का विलय इन्होंने कर लिया 1842 में, 52 में, ठीक है। सेकंड आंग्ल, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध इन्हीं के समय हुआ। इसके माध्यम से लोअर बर्मा और पेगू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया, लोअर बर्मा और पेगू को। सिक्किम का भारत में विलय कर लिया, यानी सिक्किम को भी मिला लिया गया। सिक्किम में दार्जिलिंग वाले हिस्से तक का पूरा मिला लिया गया था। और इसका जो सबसे मशहूर काम था, यानी सबसे ज्यादा जिसके विषय में इसकी चर्चा होती है, व्यापकत्व का सिद्धांत था, यानी राज हड़प की नीति थी, राज को हड़प के अपने में मिला लो। तो इसमें 3 कंडीशन थी राज हड़प की नीति में। पहली कंडीशन थी कोई रियासत, राज मतलब रियासत से आते हैं, रियासत जो स्वतंत्र तौर पे है, खुद ही जो है टैक्स उस किसी को नहीं देती थी। वहां पर ये था कि अगर बच्चे नहीं गोद ले रहे हैं तो ठीक है, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कंडीशन, जो दूसरी रियासत की कंडीशन थी, वो थी कि अगर वो मराठा से संचालित है या मुगलों से संचालित है तो उसके लिए अनुमति लेना पड़ता था कि मान लीजिए अगर राजा साहब के एक्स के या राजा वाई के जो है कोई बच्चा नहीं है तो उन्हें जो है आप बगैर ब्रिटिश गवर्नमेंट के इजाजत के ये कोई बच्चा गोद नहीं ले सकते थे। तीसरी कंडीशन थी जिसको अंग्रेजों ने डेवलप किया था, जिस रियासतों को, वहां पर था कि अगर आपके बच्चा नहीं है तो आपको नहीं लेना, आपके राज को आपकी रियासत को हम हड़प लेते हैं, नहीं हमारे में मिला लिया जाएगा, विलीन कर लिया जाएगा। तो ये तीसरी कंडीशन वाले राज हैं। और ये सीधा सीधा डेट भी पूछता है, हर डेट को आप गौर से देखिए और मेरी आवाज को एकदम कंसंट्रेट होकर सुनिए। तो ये कैसे डेवलप किया है आपको हमने बता दिया, 3 कंडीशन थी। तो जो तीसरी कंडीशन में 1848 में डायरेक्ट पूछता है, समय भी साथ में 1848 में। और हमने कुछ जगहों का नाम डाल दिया जिसे आपको ना पता, जैसे 17 महाराष्ट्र में है, जयपुर ये एमपी में है 1849 में, यानी 48 से सीधा 49, 17 से जयपुर पहुंचा, 48 से 49, 17 से जयपुर, जयपुर सीधा बोले कहा एमपी पर है। फिर उदयपुर ये भी एमपी में है 1852 में, इसका अपहरण कर लिया इसको। पहले तो बघाट बता देते हैं, उस 49 बाद 50 में है 1850 में बघाट पंजाब में है 1850 में इसका विलय कर लिया, यानी इस रियासत का विलय कर लिया। यहाँ भी कोई बच्चे नहीं थे और इनको किसी और से ले भी नहीं सकते थे। और ये उदयपुर को एमपी को 1852 में कब्जा कर लिया, विलय कर लिया। लेकिन कुछ दिन बाद उदयपुर और बघाट को लॉर्ड कैनिंग ने वापस कर दिया, ले जा भैया अपनी रियासत संभालो, काम करो। तो ये वापस करने में भी कारण थे, उनको पैसा चाहिए था, तो भी लेते थे। जान लीजिए कोई भी काम बगैर उसके हित के नहीं हो रहा था, सब में सबका हित शामिल था, ठीक है ना। तो उदयपुर और बघाट को कैनिंग ने वापस कर दिया था। तो बघाट का 50 में, उदयपुर 52 में। तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए। फिर झांसी 1853 में, झांसी की रानी आप सुनते होंगे, लेकिन उस वक्त वहां के जो शासक थे जब ये विलय हुआ, गंगाधर राव थे, ये ध्यान रहे आपको, गंगाधर राव थे। झांसी की रानी लगा दें आप फंस जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो बहुत ही चीज, हम जहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां पर आपको बहुत ही छिद्रान्वेषण करके, सूक्ष्म दृष्टि, छिद्रान्वेषण हम करते हैं, सूक्ष्म दृष्टि आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। गंगाधर राव वहां के शासक थे। 1853 में झांसी को विलय किया गया। झांसी के बाद नागपुर 1854 में, यहाँ रघुजी तृतीय थे शासक, रघुजी तृतीय, द्वितीय भी दे सकता है, प्रथम भी दे सकता है, या नमोचन कर सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए रघुजी तृतीय। तो इस टाइप से ये सब जो है एग्जाम में ये सब ध्यान रहेगा तो आपकी गलती कम होगी, ठीक है ना। फिर अवध 1856 में, यहाँ पर जो शासक थे वाजिद अली शाह थे। इसमें क्या था, आउटरम को नियुक्त किया गया था। उनकी रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि वहां पर अव्यवस्था है और वहां की जनता खुश नहीं है, इसलिए अवध का विलय कर लिया जाए। तो अवध का 1856 में कुशासन का आरोप लगा, शासन सही नहीं चल रहा, जो सबसे सही शासन यहाँ चलता था, जनता बहुत सुख में थी। तो यहाँ पर आउटरम की रिपोर्ट का आधार मानकर लॉर्ड डलहौजी ने एकदम डलहौजी कर दिया, यानी कब्जा कर लिया। सैन्य सुधार किया, सैन्य सुधार के अंतर्गत कलकत्ता में जो तोप कारखाना था मेरठ हस्तांतरित कर दिया इसने, ठीक है ना। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी इन्हीं समय बनाई गई। ये तो आपको पता है कि सब ब्रिटेन के रहने वाले ठंडी जगह के थे, यहाँ के मई जून में तो हालत खराब हो जाती थी। तो बोले यार यहाँ नहीं, अब हम लोग शिमला चलते हैं, वहां ठंडक में जब गर्मी आए तो वहां से राजधानी बना करके
वहां रहते हैं। फिर हम बताएंगे शिमला समझौता वजौता के विषय में आगे। लेकिन शिमला जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी किसके समय बनाई गई? डलहौजी के समय। ये आपको एकदम याद रहना चाहिए। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बंबई से ठाणे। या तो कई बार पूछा है, रेलवे में तो पूछता रहता होगा, एनटी अभी तो रेलवे का एग्जाम हो रहा था तो उसमें शायद पूछा होगा 1853 में। अब आपको पूछे दूसरी रेलवे लाइन कब बिछाई गई, तो 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। ये भी ध्यान, अभी तो पहले पूछता, पता नहीं दूसरा कहीं पूछा उछा नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको 1854 में। कहाँ से? कलकत्ता से रानीगंज। रानीगंज में कोयले की खान बहुत बड़ी है, तो कलकत्ता से रानी, इनका कोई भी काम होता था सब में हित है शामिल, ध्यान रहे, सब में आर्थिक हित है। तो प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बंबई से ठाणे, पता है। दूसरी कलकत्ता से रानीगंज। विद्युत तार की सेवा का विस्तार हुआ, यानी सर्वप्रथम विद्युत तार चला। जब टेलीग्राफ नाम सुनते थे, नहीं पूछते थे, तार भेज दिया गया। ये कहां से? कलकत्ता से आगरा के बीच में। कलकत्ता से आगरा के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी विद्युत तार की। डाक सुधार, डाक सुधार इन्होंने किया 1854 में। पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन हुआ। जो आप टिकट लगवाते हैं, फॉर्म हम भेजते हैं जब है, तो टिकट जो है इन्हीं के समय, डलहौजी के समय शुरू हुआ था 1854 में डाक टिकटों का। फिर शिक्षा संबंधी सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार अब 1854 में सुनते होंगे विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम, जिसमें उठकर डिस्पैच जिसे कहा जाता है, इन्हीं के समय में हुआ था उठकर डिस्पैच 1854 में। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि ये इनके जो मेन कार के जितने भी गवर्नर जनरल हैं, इनके सब मुख्य कार्य सब में पूछता रहता है। अगर कोई नहीं पूछेगा उसको हटा देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग पूरे खूब अच्छे से 2 बार देखिए, और हमें एकदम यकीन है कि आप लोगों को अभी इसमें 1-2 वीडियो और बनना है। मैं 1-2 वीडियो है उसको फाइनल करूंगा, फिर आगे आप लोग को पत्र पत्रिकाओं के विषय में बताऊंगा। जो पत्र पत्रिकाएं चलती थी, कौन किस पे प्रतिबंध लगाया किस पे नहीं, तो उसका अगले वीडियो में दूंगा। और आप लोग शेयर भी करिए दोस्तों में, लाइक भी करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।